नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे नया साल आप सभी के लिए बहुत सी खुशियां लेकर आए। तो नया साल और उसकी शुरुआत कर रहे हैं हम एक जबरदस्त पॉडकास्ट के साथ, जिसमें होंगी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को लेकर ढेर सारी बातें। तो आज हमारे साथ हैं मिस मलिका बंसल, जो कि एक ट्रेन्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और 10 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं। ऑनलाइन थेरेपी पोर्टल थेराप्यूट की को फाउंडर हैं, जो स्पेशली बच्चों और एडोलेसेंट्स को मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। सो दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट को आप पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि ये आपको बहुत सी ऐसी बातें सिखाने वाला है जो आपकी लाइफ लॉन्ग में आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। बच्चों से लेकर कपल्स और बड़े लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही यूजफुल है ये पॉडकास्ट। अगर आप इसे नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। एंड इसी के साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बहुत सी हस्तियों को लेकर आने वाले हैं अपने इस मंच पर। यस मलिका, स्वागत है आपका दिल से दिल की बातें की इस मंच पर। सो मलिका, हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों की बात करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों में ऐसे कौन से कॉमन साइंस होते हैं जिनसे हम जान सके कि वो बच्चा मेंटली या इमोशनली स्ट्रगल कर रहा है। एब्सोल्युटली। सबसे पहले थैंक यू पूनम जी फॉर हैविंग मी हियर। वेरी वेरी हैप्पी कि ये मैं प्लेटफॉर्म शेयर कर पा रही हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच। अगर मैं बच्चों की बात करूँ तो सबसे पहले सबसे कॉमन चीज जो आपको दिखेगी विल बी अ फ्लिप इन देयर बिहेवियर। और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे की एज को, उनके यूजुअल क्या बिहेवियर रहता है उसको एक बेसलाइन मान के चले। आपको यूजुअली उससे एक चेंज नजर आएगा। अगर बच्चा बहुत परेशान या इरिटेबल नहीं होता है तो आपको एक इरिटेबिलिटी नजर आना, गुस्सा नजर आना। बच्चों के केसेस में लो मूड से ज्यादा चिड़चिड़ापन आपको देखने में मिलता है। बच्चा का रोना बहुत बढ़ जाएगा, या रिग्रेसिव बिहेवियर, जो बिहेवियर से वो आउटग्रो कर चुके हैं वो बिहेवियर्स आपको सडनली नजर आने लगे। बेड वेटिंग, थम सकिंग, ये सारे जो बिहेवियर्स हैं कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चे का जो कंफर्टेबल एक बेसलाइन चल रहा था बच्चा उस पे अभी नहीं चल रहा, या फिर बच्चा पेरेंट्स से बहुत ज्यादा क्लिंगी हो गया, बच्चा छोड़ना नहीं चाहता, बार बार रीअश्योरेंस मांगता है, सब ठीक है ना मम्मा, सब ठीक है ना। एकेडमिक परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आपको नजर आने लगे। जो चीजें वो पहले बच्चा बहुत कंफर्टेबली कर पाता था अब नहीं कर पा रहा है। जो एक्टिविटीज अपने आप कर लेता था, इंडिपेंडेंटली करता था, अब आपकी हेल्प मांग रहा है। ये कहीं ना कहीं ये सब साइंस आपको यही बताते हैं कि कुछ बच्चे का डिस्कम्फर्ट चल रहा है, जिसको बताने के लिए शायद उसके पास आपके पास लैंग्वेज नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे स्कूल जाने से मना करने लगते हैं, बिल्कुल बहाने करने लग जाते हैं कि सिर में दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है। और कई बार मैं आपको बताऊं पूनम जी, वो एक्चुअल फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, क्योंकि अगर आपके और मेरे पास भी आज ये कम्युनिकेट करने के बाद लैंग्वेज नहीं होती कि मुझे इमोशनली क्या हो रहा है, तो आप सोचिए बच्चे के को तो कुछ ही नहीं पता है। तो कई बार बच्चों को सच में ऐसे बॉडीली सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, स्टमक एक है, हेडेक है, जो वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और हम भी उसको आमतौर पे बहाने समझ के डिसरिगार्ड कर देते हैं, जबकि एक्चुअल फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है विदाउट एन ऑर्गेनिक कॉज, जो कि साइकोलॉजिकली कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। एग्जैक्टली। अलग अलग रहना, दोस्तों से मिलने का मन नहीं करना, फैमिली के साथ में ज्यादा कनेक्ट नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल। These are all are the signs. बिल्कुल। सो मलिका, आप क्या कहती हैं कि इस तरह के केसेस में पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों के साथ डील करना चाहिए? जब कई बार होता है बच्चा एंजाइटी या कोई फियर फील कर रहा है, इनसिक्योर फील कर रहा है, तो पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए ऐसे में? जी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूनम जी। एंड आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगी, बाकी सब सी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों की बातों को वैलिडेट करें, उसको असली प्रॉब्लम माने। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि अरे ये छोटी सी चीज़ है, ओवर रिएक्ट मत करो, ऐसा भी क्या हो गया, इतनी बड़ी बात नहीं है। बच्चों को सुनना जरूरी है। उनकी प्रॉब्लम जो आपकी पर्सपेक्टिव से काफ़ी छोटी हो सकती है, उनके पर्सपेक्टिव से वो छोटी प्रॉब्लम एक्चुअली छोटी नहीं है, उनके लिए वो एक ओरिजिनल इशू है। तो शुरुआत के लिए सबसे पहले उनकी प्रॉब्लम को वैलिड समझना। जब हम बच्चे से बातचीत करें तो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा उनकी बात सुनने पे फोकस करें। बच्चे का क्या पर्सपेक्टिव है, वो किस चीज से घबरा रहा है, किस चीज से डर रहा है। जो चीज एक बहुत एवरेज नॉर्मल सी चीज हो सकती है आपके लिए, बट अगर बच्चे का फियर उसके अराउंड बिल्ड हुआ है तो बच्चे का पर्सपेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। एक टर्म हम थेरेपी में यूज करते हैं जिसको कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, कि सुनते तो हम लोग ज्यादातर लोग सभी एक दूसरे की बात सुनते हैं, लेकिन एक्टिवली सुनने का मतलब होता है कि मेरी पूरी बीइंग, मेरी पूरी एम्पैथी के साथ मैं आपकी तरफ एक तरफ से डायरेक्टेड हूँ और आप मेरा फोकस हो। जो आपका पर्सपेक्टिव है वो मेरे लिए जरूरी है। तो ओपन रहना, सेफ तरीके से बात करना, सवाल जवाब नहीं करना,
बहुत बार जब बच्चे हमारे पास एक कंसर्न लाते हैं तो हम एक इंटरव्यूअर का रोल ले लेते हैं, कब हुआ, पहले क्यों नहीं बताया, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं किया, उसको क्यों नहीं किया। तो जब आप इस तरीके से बच्चे से क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चा शट डाउन हो जाता है, बच्चा कुछ और बोलने के स्पेस में ही नहीं रहता, उसको भी नहीं पता। अगर बच्चे के दिमाग में कोई भी चीज बहुत वेल फॉर्म नहीं है अभी तक, तो बच्चे के साथ बात करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सेफ्टी, एक कामनेस, अपने आप को बैलेंस्ड रखें। बिल्कुल। बच्चों से बात करते करते पेरेंट्स ओवरवेल्म हो जाते हैं, घबराहट आपके चेहरे पे आने लगती है। अगर आप घबराहट से बात करेंगे तो बच्चा तो पीछे हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो बच्चे को वो सेफ्टी, वो कामनेस देने के लिए कि मैं हूँ, आप मुझसे बात करो, हमें अपने आप को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। आप भी इतने सारे लोगों से पूनम जी जैसे बात करते हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसके बारे में? मुझे ये लगता है कि जो बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम उनके फेयर को इस तरह से, अरे ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सच बताऊं तो बच्चे के फेयर को समझना बहुत जरूरी है कि उसे किस बात पे एंजाइटी हो रही है, क्यों ऐसा डर लग रहा है, ये चीज क्यों खराब लग रही है उसे। जो भी इस तरह की सिचुएशन हो, तो उनके डर को छोटा ना समझकर उनके लेवल पर आकर उन्हें एक बार पूरा समझे, उससे बहुत फर्क पड़ता है। उनके कभी कभी, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, कभी कभी मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपना रोल छोड़कर उनके लिए एक दोस्त बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो कोई भी एज हो। बिल्कुल। हमारे टाइम में क्या होता था कि गुड टच, बैड टच के बारे में पेरेंट्स ने हमें कभी नहीं बताया जी। जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने देखा है कि मोस्टली रिलेटिव्स, नेबर्स या कोई आपका क्लोज वन ही जो होता है वो चाइल्ड अब्यूज कर जाता है, और बच्चे इस गिल्ट में आ जाते हैं कि शायद हमारी गलती है, और वो पेरेंट्स के साथ भी इस बात को शेयर नहीं करते हैं, और इस तरह से बहुत कुछ गलत हो जाता है बच्चों की लाइफ में। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को गुड टच, बैड टच के बारे में बताना कितना जरूरी है, और किस तरह से बताया जाए जिससे कि बच्चों की लाइफ जो है वो सेफ रह सके? अगेन बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है पूनम जी, क्योंकि रीसेंट स्टडीज़ ये कहती है कि एक हाल ही में एक स्टडी हुई थी नेशनल वुमेन्स चाइल्ड फेयर जो मिनिस्ट्री है उनकी, जहाँ पे रिसर्च में आया था कि अबाउट 51% बच्चों के साथ किसी ना किसी पॉइंट पे अब्यूज हुआ है, विच इज़ अ वेरी वेरी अलार्मिंग स्टेटिस्टिक। और कॉमनली हमें लगता है कि लड़कियों के साथ ऐसा होता है। इट्स इट्स सरप्राइजिंग कि इक्वल परसेंटेजेस हैं लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ। और ज्यादा करके अगर हम अब्यूज को देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जान पहचान का इंसान, फैमिली, रिलेटिव, स्पेशली ये लोग वो होते हैं जो फैमिली के साथ एक पोजीशन ऑफ ट्रस्ट में है। तभी आप उनकी अथॉरिटी को, उनके बच्चे के साथ क्लोजनेस को हम क्वेश्चन भी नहीं करते। अब अगर हम ये पूछें कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारे को एक कंफर्ट लाना पड़ेगा इन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि आज जब मैं बच्चों के साथ बहुत क्लोजली काम करती हूँ, छोटे से छोटा बच्चा, 1.5-2 साल का बच्चा आइडेंटिफाई कर पाता है नोज कहाँ है, आईज कहाँ है, लिप्स कहाँ है। लेकिन आज अगर आप उनसे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पूछो, एक 6-8 साल का बच्चा भी प्राइवेट बॉडी पार्ट का नाम नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि हम उनको क्यूट नाम देते हैं घर पे। हम उन्हें बताते नहीं, हम नाम ही नहीं देते। तो आप सोचिए कि हम इन बॉडी पार्ट्स के साथ ही शेम कितना शुरुआत से एसोसिएट कर देते हैं कि इस बॉडी पार्ट को तो हम नाम ही नहीं देंगे, ये इतना प्रॉब्लमेटिक है। तो कल को भगवान ना करे कोई बच्चे को इनअप्रोप्रिएटली टच करता है, बच्चा हमें आके कहेगा क्या, कहाँ टच किया, नाम भी नहीं है इस बॉडी पार्ट का। बिल्कुल ठीक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो कहूंगी कि जितना जल्दी बच्चा बोलना शुरू कर रहा है, जब आप बाकी बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई करा रहे हैं, उनको ये भी इन बॉडी पार्ट्स का नाम बताएं कम से कम। और नाम बताने में कुछ नहीं है, पेरेंट्स शायद फील करते हैं कि हम नाम बताएंगे तो कल को ये बाकी घर वालों के सामने जाके नाम रहेंगे। बच्चा तब तक उस चीज को एंटरटेनिंग कंसिडर करेगा, 1 दिन 2 दिन या जब उसको रिएक्शंस मिलेंगे, रिएक्शंस मत दीजिए। बिल्कुल। धीरे 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 दैट विल बिकम अ रेगुलर बॉडी पार्ट, जो जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स का बच्चा नाम लेता है। साथ ही साथ बच्चे को बाउंड्रीज, फिजिकल बाउंड्रीज हमारे को क्लियरली सिखानी है कि कौन बच्चे को, जो इनके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं, जिनको हम लिप्स, चेस्ट, हिप्स और बच्चे का जो प्राइवेट बॉडी, जेनाइटल एरिया है, उसको हम ये 4 बॉडी पार्ट्स सिखाएं। इसको स्विम सूट रूल भी बोलते हैं कि जो बॉडी पार्ट्स हमारा स्विम सूट कवर करता है, वो बॉडी पार्ट्स हमारा कोई और नहीं टच कर सकता। सिर्फ मम्मा या पापा या जो भी हमारे ट्रस्टेड फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमें नहलाने धुलाने, वॉशरूम का या जो हेल्प्स हैं, या डॉक्टर। बच्चे को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि यही कुछ लोग हैं जो मुझे यहाँ टच कर सकते हैं। एक और बहुत जरूरी चीज,
बच्चे का नो हमारे को इम्पोर्टेंट कंसिडर करना है। कितनी बार होता है हम खेल रहे होते हैं, बच्चे को गुदगुदी कर रहे होते हैं, बच्चा हंस रहा है हंस रहा है हंस रहा है, बच्चा कह रहा होता है नहीं मम्मा नहीं मम्मा, एंड वी कीप टिकलिंग क्योंकि हमें पता है बच्चे को मजा आ रहा है। बट कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स हम ही फाउंडेशन सेट करते हैं कि तुम्हारे नो की कोई वैल्यू नहीं है। एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात कही है आपने। छोटी से छोटी चीज में अगर बच्चा आपको नो कह रहा है, आप रुकिए, टेक अ पॉज, लेट देम अंडरस्टैंड कि इवन मम्मा पापा दादू दादी भी अगर नो सुनते हैं तो हर किसी को मेरा नो सुनना जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही जरूरी था बताना मलिका, और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस बात को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहिए। एंड प्लस कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स एकदम सोचते हैं कि किसी क्लोज अपने फ्रेंड के साथ में या किसी भी क्लोज अपने रिलेटिव के साथ में हमने बच्चे को छोड़ दिया, दे आर सेफ, और वो बच्चे को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं कि बच्चा कुछ ऐसा बोल रहा है, तो बच्चे की बात को सुने। और बच्चा इतना ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए अपनी बात पेरेंट्स को कहने के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ मम्मा, या मेरे साथ इस तरह से बिहेव किया चाचा ने या अंकल ने या किसी ने भी, कि बच्चा फ्रीली अपनी बात कर सके, जो बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे घबरा जाते हैं। बिल्कुल। और पूनम जी इसलिए भी है क्योंकि हमारा कल्चर एक ओबीडियंस का कल्चर है। बिल्कुल। हम जब बच्चा बड़ों की बात नहीं सुनता है तो हम उसे ये नहीं बोलते कि वो आपका ध्यान रख रहे हैं, हम कहते हैं बड़े हैं ना, बात सुनो। बिल्कुल। आपने बड़े की बात क्यों नहीं मानी? तो अब अगर एक बड़ा मुझे कुछ भी कहता है, बच्चे के दिमाग में इनग्रेन्ड है कि मुझे मानना है, आप मानेंगे? मेरे पास एक लड़का जो अभी ही इज प्रोबेबली 27-28 जो मेरे पास थेरेपी के लिए आ रहा है, उसके साथ करीब 10-12 साल तक अब्यूज कंटिन्यूड रहा। oh God. उसको पहले तो आइडिया ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है या ये कुछ गलत है। उसे लगा कि ठीक है ऐसा फैमिलीज में शायद होता है या मैंने कुछ गलत किया इसीलिए मुझे ये पनिशमेंट मिल रही है। बट ये आइडिया कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, he didn't realize it till he was 15 years old. Oh my God. So it continued from a very early age. क्योंकि पेरेंट्स ने कभी बताया नहीं गुड टच बैड टच के बताया बारे में, नहीं, कभी हमने वो कंफर्ट नहीं दिया कि आप अगर आके बात करोगे तो हम सबसे पहले आपकी बात मानेंगे। बिल्कुल। और ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि जब हम कहते हैं कि अगर बच्चा बना के बोल रहा हो, झूठ बोल रहा हो, इट्स हैपेंस इन वेरी वेरी फ्यू केसेस जहाँ बच्चा झूठ बोल रहा है, एंड दैट आल्सो विल प्रोबेबली हैव अ रीजनिंग कि क्यों बच्चा ऐसा बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बात करते हैं हम टीनेजर्स की। जी। मलिका, आजकल बहुत से कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज बच्चों के साथ, टीनेजर्स के साथ भी हो रहे हैं। उन्हें भी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। उस बारे में कुछ बताइए। डिप्रेशन हो जाता है आजकल छोटे छोटे बच्चों को, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, एंड बहुत से ऐसे इश्यूज मैंने देखे हैं, पीयर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहती हैं? बिल्कुल। तो पूनम जी बहुत इनफैक्ट मैं कहूँगी जो अगर आज मेरी सबसे बड़ी क्लाइंटेल जो है वो ये एज ग्रुप होगा, कह लीजिए आप 13-14 ईयर्स से लेके जो अर्ली 20s हैं, दिस इज द बिगर चंक ऑफ माय क्लाइंटेल एंड क्लाइंट्स। बच्चों के साथ ये वाले इशू स्पेशली बहुत जल्दी होते जा रहे हैं। आई थिंक रीज़न ऑल्सो बीइंग के जो हमारे डाइटरी चेंजेस है, प्यूबर्टी बहुत जल्दी आने लगी है आजकल बच्चों में। एक्सपोजर्स जिस तरीके के हैं हमारा, चाहे टीवी मीडिया कंटेंट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, हर तरीके का एक्सपोजर बच्चों के लिए बहुत जल्दी हो गया है। सो मच सो दैट अभी उनका ब्रेन प्रिपेयर्ड भी नहीं है सब इन्फॉर्मेशन के लिए। बट आसपास ये सब इन्फॉर्मेशन जब उनको अवेलेबल है तो ऑब्वियसली वो उनको एक नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करता है। अगर मैं इश्यूज की बात करूँ तो एंजाइटी, डिप्रेशन अगेन दोनों सबसे ज़्यादा लीडिंग कंसर्न्स हैं जो बच्चों के लिए आजकल हम देखते हैं। बट साथ ही साथ ADHD है, सब्सटेंस यूज़ है, कोकीन, मैरिजुआना, अल्कोहल, टबैको, इन सब चीज़ों का यूजेज, कई बार पियर्स के इन्फ्लुएंस में वो यूजेज हो गया। फिर सोशल मीडिया, गेमिंग, आज की डेट में इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी है लैपटॉप्स, फोन्स, गैजेट्स का कि बच्चे गेमिंग, क्योंकि वो खुद रेगुलेट नहीं कर सकते कितनी देर गैजेट पे रहना है, तो कॉन्टिन्यूसली दैट्स चेंजिंग इनटू एन एडिक्शन। अगर मैं बॉडी इमेजेस इश्यूज की बात करूँ वो बहुत मेजर है। जितना हम आइडलाइज करते हैं एक परफेक्ट तरीके का स्ट्रक्चर, एक पतला स्ट्रक्चर, बाल ऐसे, शक्ल ऐसे, हर चीज के लिए क्रीम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो बच्चा देख के कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा ही। फिर हम बच्चे का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, दैट्स इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। हम लोग आपस में मिलते हैं
तो एक बॉडी के बारे में एक फिजिकल कमेंट जो होता है हमारे कल्चर में, दैट्स वेरी वेरी नॉर्मलाइज। अरे मोटे हो गए, पतले हो और गए, ये चीजें बहुत जल्दी बच्चों को इफेक्ट बहुत करती जल्दी। हैं, वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और कई बार किसी से भी मिलना तक छोड़ देते हैं, बिल्कुल, दोस्तों के बिल्कुल, बीच में जाना कि बंद कर अगर हम देते हैं। ऐसे जाएंगे तो कोई ना कोई मुझे बोल देगा, इसलिए लोगों से मिलना भी अवॉइड करते हैं, व्हिच बिल्कुल। देन लीड्स टू आइसोलेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इट ऑल फॉलोज थ्रू। Yeah. लेकिन अगर हम देखें बॉडी इमेज, कई बार हमें सोच के छोटा लगता है, बट मेरे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनके केस में बॉडी इमेज से शुरू होकर बातें सुसाइडलिटी तक पहुंच गई, Exactly. सुसाइड के थॉट्स दिमाग बिल्कुल। में आते हैं, सेल्फ हार्म। हम्म। कई बच्चे अपने जब बॉडी से खुश नहीं है, दे इट लीड्स देम टू सेल्फ हार्म बिहेवियर, कट करना, अपने आप को बर्न करना, बहुत सारी चीजें हैं। और हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं हमें एज अडल्ट्स ही लानी पड़ेगी। बिल्कुल। हम बच्चे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि अरे हमने तो बस कमेंट दिया था, उसको इतना सीरियसली लेने की बात नहीं Exactly. है। ये बात को समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की डेट में आप पूरा रेंज ऑफ दीज कंडीशंस हमारे को देखने के लिए मिलता है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हम डिप्रेशन जैसी चीज के बारे में सोचते हैं, हमें लगता है इंसान उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। लेकिन बच्चों की अगर हम स्पेशली बात करें, बच्चों के केस में डिप्रेशन आपको इरिटेबिलिटी में नजर आता है, चिड़चिड़ेपन में, गुस्से में नजर आता है, और वो हम समझते हैं कि अरे ये तो Frustration. टीनेज है। Yeah. बट टीनेज में इमोशनल डिसरेगुलेशन हाँ होता है, लेकिन वो किस एक्सटेंट तक हो रहा है, कई बार वो एक डिप्रेशन की निशानी भी हो सकता है। तो बिल्कुल। एज पेरेंट्स, एज रिस्पॉन्सिबल अडल्ट्स अराउंड चिल्ड्रन, इन चीज़ों से हमें अपने आप को सेंसिटाइज करना है ताकि हम अपने बच्चों को बेटर सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल। और कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट्स जो है एक कंपैरिजन जो करते हैं एक बच्चे का दूसरे के बच्चे से, तो वो जो है वो भी बच्चे को कहीं ना कहीं डिप्रेस कर देता है। उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तुम्हारे कम कैसे आए, ये बात बहुत मैटर करती है। 100%। एंड जो मैंने एक चीज और देखी है कि बच्चों को आजकल के टाइम पर सेक्स एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, और वो इतने ज्यादा मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उनकी बॉडी के साथ में, क्या हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। जी। और ऑब्वियसली ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो टीनेजर लव होता है, दिस इज नॉट एक्चुअली लव। बिल्कुल, बिल्कुल, ये उनका बिल्कुल। एक हार्मोनल Infatuation चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में, और उन्हें लगता है ये प्यार है। ये प्यार नहीं, बस उन्हें ये चीज खुशी दे रही होती है। बिल्कुल। और हम देखा जाए तो हम लोगों के साथ भी पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स, हम सभी ने इस चीज को जी। कभी ना कभी अपनी लाइफ में Experience एज अ किया है। टीनेजर एक्सपीरियंस किया, तो वी शुड अंडरस्टैंड। बिल्कुल। उनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एंड मलिका, मुझे एक बात याद आ गई यहाँ जी। पर। एज आई वाज थिंकिंग, अभी बैठे हुए मैं सोच रही थी कि जब हम अपने स्कूल टाइम में, जब जिस दिन हमारे बायोलॉजी के पीरियड में जब जी, रिप्रोडक्टिव बिल्कुल। सिस्टम के बारे में 100% बताया जाता था, जी। हमें उस दिन पता होता था कि आज ये वाला सब हमारा है, ये टॉपिक आने वाला है। हम लोग इतने इंटरेस्टेड होते थे सुनने में, लेकिन उसे बहुत ढके हुए तरीके से बताया जाता बिल्कुल, था। बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि सेक्स एजुकेशन इतनी ज्यादा जरूरी हो चुकी है आजकल के टाइम में, तो हमारे टाइम से भी बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। ज्यादा। बच्चों को सब कुछ पता होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए। बहुत से मूवीज भी बनी है, अभी ओ माय गॉड आई थी, जी जी, जिसने जी। एक बहुत जबरदस्त मैसेज दिया था जी। आजकल के टीनेजर्स के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए। जी। कुछ इस तरह की मूवीज भी बननी चाहिए बिल्कुल, जो बिल्कुल। कि एडोलेसेंस 100% जो है इस पार्ट को पूरा, इस अच्छे से टाइम को, समझाए। इस पीरियड को जो है बच्चों के, इसको अच्छे से आगे ले जा सके इन अ गुड आई डायरेक्शन। कम्प्लीटली अग्री विद यू, क्योंकि आप हमारी बात कर रहे हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं। मैं अभी भी जब मैं ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में वर्कशॉप्स करती हूँ, और जब मैं जेनाइटल्स के नाम लेती हूँ, अगर मैं पीनिस, वजाइना बोलती हूँ, आप मानेंगे नहीं, एक भरे ग्रुप ऑफ पेरेंट्स के बीच में भी बच्चे हंसने एकदम से लगते मैं लोग हंसने लगते हैं, या फिर बिल्कुल। मैं एक डिस्कम्फर्ट महसूस Discomfort करती हो हूँ उस जाता पूरे है, बिल्कुल। सराउंडिंग में। Yeah. और अगर हम इतना डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे तो हम बच्चे तक तो क्या ही इंफॉर्मेशन Exactly. पहुंचा पाएंगे। Exactly. इसीलिए आप जैसे बात कर रहे थे, बच्चों के अर्ली रिलेशनशिप्स होना विदाउट अंडरस्टैंडिंग, एक रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी के बिल्कुल। साथ आता है। Yeah. एक फिजिकल रिलेशनशिप क्या मीन करता है आपकी लाइफ में, या दूसरे इंसान के लिए कंसेंट क्या होता है। जब तक हम बच्चों को ये चीजें बताएंगे नहीं, तो उनसे ये उम्मीद रखना कि उनको ये समझ ही आना चाहिए था, ये रिलेशनशिप इस एज के लिए थोड़ी है। बिल्कुल। सिर्फ मना करना बच्चे के लिए काम नहीं करेगा। उनको आपको लॉजिक देना पड़ेगा
कि ये क्यों ज़रूरी नहीं है, अभी क्या ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ये बताना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम तो ये हो गई है कि आजकल के बच्चों के लिए एक इंस्टेंट लव होना, इंस्टेंट ब्रेकअप, ये इतना फास्ट होता है लव, और उतना ही फास्ट ब्रेकअप हो जाता है। और इन सब की वजह से डिस्ट्रैक्शन, स्टडीज से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाना, डिप्रेशन का एक ये रीजन भी हो गया है। डेफिनेटली, क्योंकि जो चीजें वो इमोशनली प्रोसेस करने के लिए तैयार ही नहीं है, उन चीजों से अगर वो एक्सपोज होंगे तो इट्स गोइंग टू हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन देम। ट्रू, वेरी ट्रू। सो अभी ना मलिका, लास्ट ईयर क्या हुआ, मैंने एक रील डाली थी कि फादर ने मदर को बोला, किस करने लगा वो, तो मदर ने एकदम बोल दिया कि क्या कर रहे हो, बच्चे देख लेंगे। तो मैंने ये बात बोली थी वहां पर कि अगर बच्चों के सामने झगड़ा कर सकते हैं पेरेंट्स, तो प्यार क्यों नहीं कर सकते। और मैं आपको बता नहीं सकती, वो रील वायरल तो हुई, और साथ के साथ में उसमें आधे लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे, अच्छा पेरेंट्स कैसे हक करें बच्चों के सामने किस करें, ये हमारी सभ्यता क्या ये सिखाती है, हमारा कल्चर क्या ये सिखाता है। तो आज मेरा फिर से यही सवाल है कि क्यों नहीं कर सकते पेरेंट्स अपने बच्चों के सामने एक दूसरे को हग, एक दूसरे को किस, एक दूसरे को थोड़ा सा कडल करना, ये सब चीजें जो है बच्चों को एक सिक्योर फीलिंग देती है, व्हाट आई फील। अदरवाइज अगर आप बच्चों के सामने लड़ते हैं तो उल्टा वो ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि बच्चे उस झगड़े का रीजन खुद को मानने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये शायद इनके बीच में जो झगड़े होते हैं ये हमारी वजह से होते हैं। जी, आप एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज कर रहे हो पूनम जी। आई थिंक ये इस बात से आता है कि हम अपने बच्चों के सामने ना, हम पेरेंट्स बने रहना चाहते हैं, हम एक अपने लिए रोल डिफाइन करते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, और हम उसी रोल में अपने आप को सिर्फ सीमित कर लेते हैं। बिल्कुल। तभी आपने जो एक प्यार जताने की बात की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बहुत कम ऐसे पेरेंट्स को देखती हूँ, मेरे खुद के पेरेंट्स इंक्लूडेड, जो आपस में एक अफेक्शन दिखाने में उनको अनकंफर्टेबल लगता है कि नहीं बच्चों के सामने, कि जैसे ये उनकी पार्ट का लाइफ का रोल है ही नहीं। इट्स सच एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ, बट एज चिल्ड्रन क्या हमने वो देखा है? नहीं, हमने लड़ते झगड़ते जरूर देखा है, बिल्कुल, लेकिन क्या हमने उनको इन देयर मोमेंट्स ऑफ वल्नरेबिलिटी या एक दूसरे के साथ वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए या एक दूसरे की तरफ अपना प्यार दिखाते हुए देखा है? आई थिंक अगर देखा भी है तो बहुत कम ऐसे गिने चुने मोमेंट्स रहे होंगे। जब तक हम उस पेरेंटल मोड से बाहर निकल के एक इंसान बन के, एक इंसान जो गलती कर सकता है, प्यार दिखा सकता है, गुस्सा हो सकता है और सॉरी बोल सकता है, जब तक हम बच्चों के साथ उस लेवल पे कनेक्ट नहीं करते, हम बच्चों के लिए सिर्फ पेरेंट्स ही रहते हैं। बिल्कुल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको अपने आप को उस पेडेस्टल से थोड़ा सा नीचे लाना पड़ता है, टू बिहेव लाइक अ रेगुलर पर्सन, जिससे गलतियां भी होती हैं, जिसने लाइफ में गलत डिसीजंस भी लिए हैं। और दिस इज, आई फील, वन ऑफ द थिंग्स जो बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रेंथन कर सकता है, क्योंकि आप सिर्फ मैंने ये किया, मैंने ये ठीक किया से नीचे उतर के आप कह रहे हो कि देखो मुझसे भी गलती हुई, बिल्कुल मैंने भी ये गलत किया, या मैं भी मम्मी के साथ उस दिन मेरा झगड़ा हुआ बट मुझे बुरा लगा, मुझे लगा कि मुझे मम्मी को जाके सॉरी बोलना चाहिए। बच्चों के साथ भी अगर बच्चों को आपने कुछ बोला, इट्स एब्सोल्युटली ओके टू एडमिट एंड से कि देखो उस दिन मैंने गुस्से में बोल दिया या मेरी गलती हो गई, सॉरी। बिल्कुल, अगर बच्चे देखेंगे कि पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हुआ और वो एक दूसरे को सॉरी कह रहे हैं, तो बच्चे उससे कुछ अच्छा ही सीखेंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। और कुछ भी कह लो आप, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के बीच में एक प्यार, एक बॉन्डिंग देखते हैं ना, उनकी अपनी फ्यूचर में जो लाइफ बनती है, उनकी मैरिड लाइफ जो होती है, वो ज्यादा ब्यूटीफुल बनती है, क्योंकि वो एक सेफ्टी में बड़े हुए हैं। बिल्कुल, जब हम ये और उन्होंने वही देखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो उस चीज को कहीं ना कहीं अपने अंदर, उनके अंदर वही वाइब्स जाती है। हमारे अर्ली एक्सपीरियंसेस पूनम जी बहुत जरूरी होते हैं ब्रिंगिंग अप। इनफैक्ट हम ये कहते हैं इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी के बच्चे का जो मदर के साथ रिलेशनशिप होता है, वो तो आपका एक प्रोटोटाइप होता है कि आगे आपके रिलेशनशिप्स कैसे बनेंगे। बिल्कुल, बट बच्चा जो पेरेंट्स के बीच में एक रिलेशनशिप देखता है, दैट्स द फाउंडेशन फॉर अ ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट रिलेशनशिप्स लुक लाइक। क्या ये सेफ है, क्या ये अनसेफ है? जब बच्चा सिर्फ लड़ाई झगड़े देखता है तो उसको मालूम है कि रिलेशनशिप एक अनसेफ स्पेस है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना, मुझे किसी के साथ, मुझे शादी नहीं करनी, रिलेशनशिप नहीं चाहिए। बट जिस रिलेशनशिप में आपने झगड़ा भी देखा बट उसके बाद रेजोल्यूशन देखा, आपने दो लोगों को एक दूसरे को सेफ फील कराते देखा, अपोलोजाइज करते देखा, प्यार जताते देखा, तो सडनली द रिलेशनशिप फील्स लाइक अ सेफ प्लेस टू बी, जो आप खुद अपने लिए भी चाहते हो,
आप रिलेशनशिप को सेफ बनाना भी जानते हो और अपने लिए सेफ्टी मांगना भी जानते हो। बिल्कुल। जब झगड़े के बाद भी बच्चा पेरेंट्स में प्यार देखता है तो उसे लगता है ओके इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली। या कि झगड़ा हुआ लेकिन मम्मी पापा एक दूसरे को प्यार करते हैं, दे आर अगेन टुगेदर, और ये कहीं ना कहीं उनकी जो उसके बच्चे के अंदर जो है उसकी अंदर जो स्ट्रॉन्ग बनाता है उसे किसी तरह से एक सारी फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ पाता है। और इसी के साथ में एक बात और कहना चाहूंगी कि बच्चों को कभी कभी, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाकर बोल रही हूँ, कि बच्चों को कभी कभी फेलियर से डील करना सिखाना बहुत जरूरी है। जी। क्या है कि हम लोग बच्चों को ये तो बोलते हैं कि अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, लेकिन फेलियर कभी मिलती है तो हम उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, मोस्टली पेरेंट्स। तो वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैं तो ये भी कहूंगी कि इनफैक्ट जो हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्सेज, फर्स्ट रिएक्शंस होते हैं एज पेरेंट्स, हमें उनके बारे में बहुत माइंडफुल होना चाहिए। बिल्कुल। बच्चा अगर हमें आके कुछ बताता है और हमारा बहुत एग्जैजरेट, क्या हो गया, अरे यस, ये क्यों, ये सडनली आपने बिल्कुल। वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अनसेफ, इतना थ्रेटनिंग बना दिया कि पहली बात तो बच्चा आगे आपसे बात ही नहीं करेगा। बिल्कुल। अपने इमोशनल रिएक्शंस को थोड़ा सा सेटल रखना कि हाँ बताओ क्या इशू है, साथ में बैठ के सुनते हैं, देखते हैं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर रिएक्शंस। और अगर बच्चा एक नेगेटिव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आया है, फेलियर की बात है, कुछ ठीक से वर्कआउट नहीं हुआ, अगर हम भी बच्चे को वही सेम नेगेटिव रिस्पांस देंगे जो उसे बाहर से मिल रहा है, तो हम एज पेरेंट्स क्या डिफरेंटली कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें मुझे एक पर्टिकुलर पेरेंट मुझे याद है, उन्होंने ऑलमोस्ट मुझसे झगड़ा ही कर लिया था इस बात पे कि आप इनको बोलते हैं कि आप सेंसिटिवली डील करो, बाहर दुनिया में जाएंगे तो क्या दुनिया इनके साथ सेंसिटिवली डील करेगी। आप इनको बोलते हैं कि ठीक है एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो आप कहते हैं एज पेरेंट्स आप इनको ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, दुनिया तो ऐसे डील नहीं करेगी। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, दुनिया इनसे ऐसे डील नहीं करेगी। बिल्कुल। लेकिन पहली बात तो हम दुनिया नहीं है और हम उनको फाउंडेशन बना रहे हैं। बिल्कुल। हम उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं एक सेफ्टी दे के, ताकि कल को बच्चा वो सेफ्टी अपने अंदर लेके बाहर की दुनिया में जाता है, जहां उसे अगर सेंसिटिविटी नहीं मिले तो बच्चे के पास इनफ रिजर्व है ये मानने के लिए कि ऐसे लोग हैं जो मेरी चिंता करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, आई एम ओके। The child can withstand everything outside because they carry that क्योंकि safety. उसके पास में एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है जो उसे हमेशा उसकी हेल्प कर रहा है, जो उसके साथ खड़ा है। एंड मैं भी हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि घर के लोग जितना अप्रिशिएट करते हैं, घर के लोग जितना आपको सपोर्ट करते हैं, वो एक बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि दुनिया तो है क्रिटिसाइज करने के लिए, तो उसकी परवाह तभी नहीं रहती जब आपके पीछे एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम खड़ा होता है जी। और मैं इस बारे में ये भी कहना चाहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से कितना भी अप्रिसिएशन मिल जाए, आपको भी मिलता होगा, हम सभी की लाइफ में ऐसा होता है, लेकिन जब घर पे आपको आपका हस्बैंड आपके काम को थोड़ा सा तारीफ कर दे या घर के लोग कर दे, आपको लगता है आपको जन्नत मिल गई, आपको सब कुछ मिल गया। तो यही सपोर्ट सिस्टम बच्चों को चाहिए अपने पेरेंट्स से, कि वो उनके साथ में खड़े हैं, चाहे उनके साथ में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो जिस चीज से भी डील कर रहे हैं उसे ये बिल्कुल उसे ये पता होना चाहिए कि यस मेरे पीछे एक इतना बड़ा मेरे पेरेंट्स खड़े हैं जो मेरी केयर करते हैं, जो मुझे समझ रहे हैं इस टाइम पर कि मैं किस चीज से। इसमें मेरा मतलब कहीं भी ये नहीं है कि बच्चों के साथ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस मत कीजिए या फिर उनको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मत दीजिए, बिल्कुल, बट रिस्पेक्टफुल होना, जेंटल होना, ये तो हम कर सकते हैं। मुश्किल बातें भी प्यार से कही जा सकती है, बिल्कुल। और चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, हर किसी को प्यार के साथ रिस्पेक्ट देना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सो अभी हम जैसे बात कर रहे थे मलिका लव एंड रिस्पेक्ट की, और ये बच्चों के साथ, बड़ों में, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कपल के बीच में जी। लव एंड रिस्पेक्ट दोनों चीजें एक साथ साथ चलती हैं, और इसी के साथ में तीसरी चीज है कम्युनिकेशन, जो हमेशा रहना चाहिए। और देयर वाज अ मूवी नहीं, एक वेब सीरीज आई थी डी कपल्ड करके। सो उसमें यही होता है कि वो लास्ट के सीन में एक ड्राइवर होता है, वो बोलता है उन्हें कि दोनों के कार में बैठते थे और वो पूरी उनकी एक तरह से उसने लव स्टोरी देखी थी, किस तरह से उनके बीच में पहले कम्युनिकेशन कितना अच्छा था, दोनों एक दूसरे के साथ ढेरों बातें करते थे कार में पीछे बैठकर,
फिर उनके धीरे धीरे उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप होने लगा, दोनों ने पहले लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद बात करना बंद कर दिया, बात करना बंद हुआ, उसके बाद उनका रिश्ता एक तरह से खत्म होने लगा। तो कम्युनिकेशन खत्म मीन्स रिश्ता डेड। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी रिलेशन में, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मुझे तो इनफैक्ट लगता है पूनम जी के कम्युनिकेशन के सपोर्ट के बिना आपका लव और रिस्पेक्ट भी परसिस्ट नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन तो बिल्कुल इसका फाउंडेशन है। कम्युनिकेशन के बारे में मैं कहूँगी कि अगर हम कपल्स की बात करें तो अगर हम रिस्पेक्टफुली लड़ाई करना सीख लें ना तो उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि लड़ाई में हम जिस तरीके से एक दूसरे के साथ जिस तरीके की चीजें बोली जाती है, जैसे बोली जाती है, एक दूसरे को अब्यूज कर दिया जाता है, उस एक्सटेंट तक भी चीजें जाती हैं, जिसके बाद ये रियलाइज करना कि देयर इज नो गोइंग बैक। आपने जो कह दिया वो आपके मुंह से निकल गया तो वो निकल गया, इट्स डन द डैमेज, आप उसे वापस नहीं ले सकते। वेरी ट्रू। तो कम्युनिकेशन जरूरी यहाँ हो जाता है जहाँ मैं कहूंगी कि अपने साथ साथ अपने पार्टनर के लिए जगह बना पाने को कम्युनिकेशन कहते हैं, जहां आप अपनी बात रख सकें लेकिन सामने वाले की बात सुनने के लिए भी अपने अंदर एक ठहराव रख पाए। जब एक मुश्किल बातचीत होती है तो बहुत आसान होता है ट्रिगर हो जाना। पहले हम पूछते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई, हमारा पार्टनर बोलने लगता है तो हम बिल्कुल डिफेंसिव होके कि ऐसा कैसे बोल दिया, उसकी बात कंप्लीट होने से पहले हम डिफेंसिव होकर अपना बोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो डिफेंसिव हुए बिना अपने ट्रिगर्स को समझना पहले बहुत जरूरी है। मैं कहूंगी कि कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए आपके क्या ऐसी जगहें हैं जहां आप ट्रिगर हो जाते हैं, आपका पार्टनर ऐसी क्या चीजें कह जाता है जो आपको एकदम से डिफेंसिव कर देती हैं, उनके बारे में अवेयरनेस और उन पे इंडिविजुअली काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब आप बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोशिश कीजिए लेबल्स कम से कम यूज करें। तुम हमेशा ही ऐसे करते हो, तुम तो ऐसी ही हो गई हो, तुम ऐसे ही करते हो। जब हम ये ऑलवेज स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, लेबल्स यूज करते हैं, तो सामने वाले के एक्सपीरियंस को, उनके फीलिंग्स को बिल्कुल नकार देता है। कोशिश कीजिए यू स्टेटमेंट्स की वजह आई स्टेटमेंट्स यूज कीजिए कि जब आपने ऐसा किया तो मुझे ये महसूस हुआ, आई फेल्ट, मुझे बुरा लगा। जब आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करते हैं तो वो एक्यूजेटरी नहीं होता, सामने वाला डिफेंसिव नहीं हो जाता। हाँ। सामने वाला एक सुनने के स्टैंस में रहता है। लेकिन जैसे ही तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, तुम ये करते हो, सामने वाले को जरूरत लगती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन वहां बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो जब तक हम एक दूसरे को ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि मैं ये महसूस करती हूँ या करता हूँ और आप मेरी बात समझो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, बिल्कुल, तो सामने वाला भी उस पोजीशन में रहता है कि वो हमसे बात करना चाहता है, सुनना चाहता है। एक दूसरे के स्ट्रगल्स को सुन पाना, उनको वैलिडेट कर पाना, इवन इफ आप अग्री नहीं करते, कई बार अग्री ना करना पॉसिबल है, लेकिन उनको वैलिडेट करना तब भी बहुत जरूरी है कि मैं आपका दर्द समझता हूँ। चाहे मैं आपकी बात से अग्री करूं या नहीं करूं, आपका दर्द मेरे लिए मैटर करता है, आपकी पेन मेरे लिए मैटर करती है। वो कम्युनिकेट करना अपने पार्टनर से वो बहुत जरूरी है। एक एम्पैथी की फीलिंग रखनी बहुत जरूरी है कि मतलब आज जो आपका पार्टनर जो है, अगर वो कुछ फेस कर रहा है, आपसे कुछ गलत हुआ, अगर वो कुछ ऐसा कह देता, वो कुछ ऐसा कर देता, तो आप क्या फील करते? जब हमारे बीच में, एक कपल के बीच में ये वाली फीलिंग आ जाएगी तो आई फील कि बहुत कुछ बेटर हो सकता है उनके बीच में। अगर वो एक दूसरे को इस लेवल पे समझते हैं कि इनको किस चीज की जरूरत है और हम इंटेंशनली कोशिश कर सकते हैं वो थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करने की, तो इट कैन क्रिएट अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस। एक अकाउंटेबिलिटी होना, ट्रांसपेरेंसी होना रिलेशनशिप में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन गो अ वेरी वेरी लॉन्ग वे। अब कई कपल्स होते हैं, उन्हें चाहिए होता है, मोस्टली मैंने देखा है कि वाइफ्स को चाहिए होता है कि अभी हमारा झगड़ा हुआ, रात को सोने से पहले खत्म हो जाना चाहिए। एंड हस्बैंड्स को लगता है कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। सो मैंने भी इस चीज को नोटिस किया कि मुझे भी ऐसा फील होता था। मतलब मुझे लगता था कि आज हमारी बात हुई है, झगड़ा हुआ है, मुझे आज रात को फिनिश करके ही सोना है, चाहे 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, मैं नहीं सो सकती। बट धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ कि नहीं, हम दोनों को थोड़ा सा स्पेस चाहिए है। एंड कभी कभी कोई बात हो गई, ओके लेट हिम स्लीप नाउ, एंड मैं अपना पढ़ना शुरू कर देती हूँ, कुछ ना कुछ करना शुरू कर देती हूँ अपना काम। फाइनली मॉर्निंग में उठने के बाद में आई फेल्ट कि क्या होता है कि जिसकी भी गलती होती है वो आकर सॉरी कह देता है। क्योंकि जो मैंने बहुत टाइम से इस चीज को रियलाइज किया कि जब आप थोड़ी देर सोने के बाद में उठते हैं ना, तो अगर आप सही होते हैं, बैलेंस हो चुके होते हैं, अगर आप सही होते हैं अपनी लड़ाई में,
तो आपकी वो फीलिंग्स वही रहती है। लेकिन अगर आप गलत होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करता है कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग, मुझे सॉरी कहना चाहिए। आप बिल्कुल एंड ठीक कह रहे हो। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है आपके पार्टनर का स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल कि बिल्कुल। अगर उनको स्पेस चाहिए तो सिर्फ क्योंकि ये मेरी नीड है कि नहीं अभी रिजॉल्व करना है, अभी खत्म करना है, तो मैं Yeah. चाहती हूँ अभी हो, नहीं तो मुझे नहीं करना, बिल्कुल। नहीं तो तुम प्यार नहीं करते, तो हम उसको एस्केलेट कर लेते हैं। वहीं बिल्कुल। अगर हम अपने पार्टनर की कम्युनिकेशन की कितनी जरूरत है या नहीं है उसको समझते हुए रिस्पॉन्ड करेंगे, तो इट मेक्स बिल्कुल। माई पार्टनर ऑल्सो फील वेरी अंडरस्टूड एंड इट मेक्स इट इजियर फॉर देम टू कम बैक एंड स्पीक। ट्रू। क्या होता है कि नो डाउट इस बात से बहुत हम रिलीव्ड हो जाते हैं। कई बार होता है कि हाँ, रात को सब ठीक हो गया जी। तो हम सो रहे हैं आराम से, मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी। आई टोटली अग्री, लेकिन ये लाइफ है, इसमें हर तरह के फेजेस देखने को मिलते हैं। जी। और जितना ज्यादा समझदारी से एक कपल डील करता है उतना ही वो ग्रेजुअली मैच्योर होता जाता है। बिल्कुल। और ये जो मुझे लगता है, ये जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती है ना, ये एक तरह से मलिका मुझे लगता है कि ये जो है ना, एक ये हमारी वो ग्रोइंग पेन्स होते हैं जी। जिसके साथ साथ हम जी। ग्रो करते जाते जी, हैं, जी, है ना। जी, बिल्कुल। ये गांठी होती है जो ग्रो करने में ही हमें आगे लेकर जाती हैं। हमें हम अपनी लाइफ को किस तरह से ब्यूटीफुल बना सकते हैं जितने हम मैच्योर होते जाएंगे अपनी लड़ाइयों से डील करके। एंड यहाँ पर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, व्हाट आई रियली फील कि जहां तक हो सके अपनी लड़ाई अपने तक ही सीमित रखना बहुत जरूरी है। या और अगर आपको जरूरत है किसी की तो थेरेपिस्ट के पास जाए, जी, जी। जो आपकी अच्छे से हेल्प कर सकता है, जो जी। आपकी काउंसलिंग कर सकता है, जी, जी, जी। इन अ गुड वे। क्योंकि कई बार बहुत खूबसूरत रिश्ते जो है ना, वो दूसरों के कहने में आकर खराब हो जाते हैं। कभी किसी ने आपको बोला नहीं ये ऐसी है या ये ऐसा है, छोड़ दे इसको। कभी कभी बहुत ही ट्रैजिक एंड हो जाते हैं बहुत से रिश्तों के। तो इससे बेटर कि किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं, काउंसलिंग लें, 1 बार 2 बार 10 बार। रिश्ते को टूटने से बचाना भी बहुत जरूरी होता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ। इनफैक्ट हम एक ऐसे कल्चर में रहते हैं जहाँ हमारे को एक दूसरे से बात करना, वापस अपने पेरेंट्स के पास जाके बात करना, आई अंडरस्टैंड हमारे पेरेंट्स हमारी सेफ्टी हो सकते हैं और हमें लगता है कि हाँ ठीक है मैं अपने स्पाउस के बारे में उनसे जाके बात करूँ। बिल्कुल। लेकिन एट द सेम टाइम कई बार क्या होता है, आपके पेरेंट्स का आपके स्पाउस को देखने का नजरिया आपका नजरिया नहीं हो सकता। बिल्कुल। और सब अपने एक पर्सपेक्टिव से सामने वाले को देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसा कहा एक थेरेपिस्ट, इसमें मैं बताना चाहूंगी कि एक थेरेपिस्ट की स्पेस अलग कैसे है फ्रॉम अ रिलेशनशिप। पहली बार एक थेरेपिस्ट आप पे से किसी की भी तरफ से नहीं बोल रहे हैं। बिल्कुल। न्यूट्रल बायस नहीं है। बिल्कुल। हाँ। वो एक न्यूट्रल ट्रेन्ड ऑब्जर्वर है जो लोगों के बिहेवियर्स, फीलिंग्स को समझने के लिए ट्रेंड है। तो जब वो आपके बीच में बैठते हैं, वो दोनों की पेन के साथ इन्वॉल्व हुए बिना आपके अलग अलग पैटर्न्स को, आपकी अपब्रिंगिंग को, आपकी इनसिक्योरिटीज को समझ के आपको कहीं ना कहीं ये बता सकते हैं कि इस सिचुएशन को आप कहाँ पे बार बार फंस रहे हैं और इस सिचुएशन को डिफरेंटली किस तरीके से किया जा सकता है, दोनों की फीलिंग्स को म्यूचुअली रिस्पेक्ट करते हुए। बिल्कुल। तभी अभी भी आज की डेट में भी पूनम जी बहुत ज्यादा टाबू है एक कपल्स थेरेपिस्ट के पास जाना। लोगों को लगता है कि अरे ये क्यों करेंगे। या मैं आपको बताऊं, मेरे पास लोग उस स्टेज पे आते हैं जहां उनके रिलेशनशिप में बहुत ही इतनी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, बिल्कुल डिवोर्स का स्टेज है। फिर भी जब वो थेरेपी में आते हैं तो उनको लगता है अब कुछ जादू होना चाहिए और कुछ ठीक हो जाना चाहिए। बिल्कुल। ऑनेस्टली मैं कहूंगी कपल्स थेरेपी में हम सबको लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक अवेयरनेस बिल्डिंग का टूल समझिए उसको। एक कपल्स थेरेपिस्ट आपकी लाइफ के बारे में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन पैटर्न्स के बारे में, इमोशंस के बारे में एक्सपर्ट है। वो आपको जरूर बता पाएंगे कि कहाँ आप चाहते ना चाहते अपने पार्टनर को ट्रिगर कर रहे हैं और क्या वो तरीका सपोर्ट करने का बेटर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। ओके, तो कभी कभी आई सी के कपल्स थेरेपी में आने के लिए लोगों का एक मेजर रीजन होता है व्हेन लेट्स से वन पार्टनर इज चीटेड या किसी ना किसी वजह से दो पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। नाउ वो एक इतना प्रॉब्लमैटिक स्पेस हो जाता है दो लोगों के बीच में, क्योंकि अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपका रिलेशनशिप एक तरीके से, आपकी कार में अगर शॉक अब्जॉर्बर्स ना हो तो आपकी कार स्मूथली चल ही नहीं सकती। दैट्स द रोल ट्रस्ट प्लेज। अगर ट्रस्ट इम्पैक्टेड है तो आप हर चीज मिसअंडरस्टैंड करने का पोटेंशियल रहता है। आपका पार्टनर कुछ भी आपसे कहेगा
योर फर्स्ट थॉट इज कि ये मैनिपुलेट कर रही है, ये मैनिपुलेट कर रहा है, तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली अपने पार्टनर का पेन देखना, उनके प्रॉब्लम्स को देखने का एक नजरिया ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल तो ठीक। आपके पर्सपेक्टिव में पूनम जी, अगर ट्रस्ट जैसे ब्रेक होता है, जो कि आजकल हम मल्टीपल रिलेशनशिप्स में देखते हैं कि किसी बिल्कुल। ना किसी वजह से ट्रस्ट को ठेस पहुंचती है, आपके नजरिए में, आपके एक्सपीरियंस में ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं दैट अ कपल कैन डू टू रीबिल्ड दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट बिटवीन देम? सी मलिका, जो मैं सोचती हूँ कि ट्रस्ट क्यों ब्रेक होता है, मोस्टली इसका रीजन होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी। पार्टनर ने दूसरे को चीट कर दिया जी। और दोनों को लगता है कि जो भी चीटेड होता है उसको लगता है कि मेरी लाइफ का एंड हो गया जी। है। और ये बहुत बार होता है, बहुत से कपल्स के बीच में, कभी हस्बैंड कभी वाइफ, दोनों के साथ हो जाता है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस पूरे, जब भी किसी के साथ ऐसा होता है तो आई फील कि सबसे पहले तो ये देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। थोड़ा सा अपनी लाइफ में पीछे जाएं। हो सकता है वाइफ जो है बहुत ज्यादा बच्चों में बिजी है, जी। हस्बैंड अपने बिजनेस में बिजी है या अपने करियर को बनाने में, दोनों इतने बिजी हैं कि उन्होंने जो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है उसे कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। जी। बट यहाँ पर फिर मैं एक बात और कहूंगी, इट्स नॉट अ कॉपीराइट कि आप इसकी वजह से आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो जाएं या अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं धोखा देने लगे, चीट करने लगे। ये इस बात का कोई आपको ये एक कॉपीराइट नहीं मिल जाता इस वजह से, नो। बट स्टिल आई से कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। या बट ह्यूमन बीइंग है, किसी से भी कभी भी गलती हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, अपने पार्टनर को चांस जरूर देना चाहिए जी। कि एक बार फिर से उस ट्रस्ट को रीबिल्ड किया जाए, जो कि इजी नहीं होता। इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। कई बार 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। तो पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जिसने चीट किया है उसे ज्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी कि धीरे धीरे जो मतलब जिसका दूसरा पार्टनर है, बिल्कुल जो हर्ट है ऑलरेडी, तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसको थोड़ा प्यार देना पड़ेगा, उसको शो करना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, छोटे छोटे मोमेंट्स को प्रेशियस बनाना पड़ेगा उसके लाइफ के, जिससे कि उसे लग सके कि नो, ही इज विद मी और शी इज विद मी। और ये इजी नहीं होता, इसमें पेशेंस के साथ साथ लव, अफेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। एंड द सेकेंड पार्ट इज कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे लगता है जिसका भी ट्रस्ट टूटा है, अगर वो दिल में ये सोच लेता है या सोच लेती है कि मुझे अगले बंदे को माफ करना है, तो आई एम सॉरी, माफ करना आसान नहीं होता। शायद वो जिंदगी में कभी भी माफ ना कर पाए। अगर माफ करने की बात को साइड में रखकर वो ये सोच ले कि मुझे इसको बस प्यार करना है, मुझे कोशिश करनी है इसे प्यार करने की, प्यार करना इजी हो जाएगा माफ करने से ज्यादा। तो अगर ये कपल करने लग जाए आपस में कि हमें प्यार करना है, हाँ उससे गलती हुई है, उसके बावजूद थोड़ी सी अपनी भी समझकर सारी सिचुएशन को एक बार अंडरस्टैंड करके उसके बाद में मुझे इसको प्यार करना है, माफ करने की बात को छोड़ दे, तो रिलेशन बेटर हो सकता है। ट्रस्ट धीरे धीरे रीबिल्ड होने लगता है। और उसके बाद में कई बार कपल जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसे लगता है कि थैंक गॉड मैंने अपने रिश्ते को टूटने से बचा लिया। जी। जो मतलब जब मैं हर्ट थी या मैं हर्ट था तो कहीं टूट सकता था। जी बिल्कुल, हम थेरेपी में भी यही कोशिश करते हैं जी। जब हमारे पास लोग आते हैं, ये जो एक मोमेंट होती है जब क्या हुआ उसके बारे में बात होती है। कई बार थेरेपी सेशंस भी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, बहुत रोना, चीखना, चिल्लाना, बहुत सी चीजें होती हैं। बट उसको समेट के जब धीरे धीरे सामने वाला अपनी एक वल्नरेबिलिटी को सामने लाता है, एक अपने पार्टनर से शेयर कर पाता है कि क्या उस मोमेंट में क्या हुआ, और जब वो पार्टनर ट्रस्ट दे पाता है कि मैं आपकी बात सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ और मैं समझ रही हूँ कि क्या हुआ, मुझे अभी भी गुस्सा बहुत है, लेकिन कम से कम एक स्पेस क्रिएट हुआ जहाँ बात सुनी जाए। और आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि कई बार लोग अपोलोजाइज करते हैं कि मुझे आप फॉरगिव कर दो, मेरी गिल्ट खत्म हो जाए। हाँ। लेकिन बात आपकी गिल्ट खत्म होने की नहीं, बात सामने वाले के
उस बात से एडजस्ट कर पाने की है, बिल्कुल। जिसके लिए आपको बहुत बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, बिल्कुल। उनको समय देना पड़ेगा True. और गोइंग फॉरवर्ड रिलेशनशिप में बहुत ट्रांसपेरेंसी लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी ही आगे के लिए ये तय करेगी कि आपकी रिलेशनशिप कैसे चलती है। एक एक चीज जो क्लियरली एक बिल्कुल दूसरे के साथ शेयर शेयर करनी पड़ेगी, बिल्कुल शेयर करनी पड़ेगी, बिल्कुल। तभी जो गया हुआ ट्रस्ट है वो धीरे 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 करके, जैसे आपने कहा, छोटी छोटी मोमेंट्स के साथ वापस आएगा। इनफैक्ट मैंने एक बार पढ़ा था कि रिलेशनशिप्स आर लाइक अ बैंक अकाउंट। आप हर बार जब आपकी एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है तो उसमें एक डिपॉजिट करते हैं, बिल्कुल ठीक एंड बात। एवरी नेगेटिव इंटरेक्शन इज लाइक अ विड्रॉल। बट बीइंग ह्यूमंस, हमारी नेगेटिव इंटरेक्शंस कहीं ज्यादा विड्रॉ करती हैं जितना पॉजिटिव इंटरेक्शंस डिपॉजिट करती हैं। तो आई फील एज अ रूल ऑफ थंब फॉर एवरी नेगेटिव इंटरेक्शन कम से कम 5 पॉजिटिव इंटरेक्शंस हमारी होनी ही चाहिए, टू मेक श्योर दैट द बैंक अकाउंट इज ऑलवेज रेडी टू गो, इज ऑलवेज फिल्ड। बिल्कुल। नहीं तो कब वो डिप्लीट होने लगेगा हमको पता भी नहीं चलेगा। एंड उसके बारे मैं में। अपनी यहाँ पर बात करूंगी कि जब भी मेरे हस्बैंड से झगड़ा होता है ना, जी। वो मोमेंट्स थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बिल्कुल। ऑब्वियसली वी आर बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल। बट उसके थोड़ी देर बाद मैं उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना शुरू करती हूँ। जी। उसके लिए मुझे जबरदस्ती उस साइड जाना पड़ता है, खुद को Push लेकर करना जाना, पड़ता पुश है। करना पड़ता है। बट जैसे ही मैं ये स्टार्ट करती हूँ ना, वो एक डॉट होता है ना, वो नेगेटिव वाला, जी, वो धीरे 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 ब्लर होने लगता है। ब्लर होने लगता है। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। मुझे लगता है सब कुछ अच्छा है। जी। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जैसे रात को अपनी हम लिखते हैं कि किस किस चीज के लिए हम ग्रेटफुल जी। हैं, उसके साथ साथ अगर हम ये भी लिखना शुरू कर देना अपनी ब्लेसिंग्स में ही कि मेरा पार्टनर मुझे कितना प्यार करता है, उसने मेरे लिए ऐसा किया, मेरे लिए इस तरह से वो गिफ्ट लेकर आया, या उसने जी। मुझे उस टाइम पर फोन करके कंसर्न दिखाया। जी। क्योंकि हर इंसान का प्यार दिखाने का एक तरीका अलग तरीका होता है। जी। अगर हम उसे अंडरस्टैंड करने लगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि शादी, नो डाउट, एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, जी। लेकिन ये छोटी छोटी बातें इस शादी को ब्यूटीफुल भी बनाती हैं और एक इजी जर्नी भी बनाती हैं। Definitely. कहते हैं कि वेडिंग जो है, लोग इतना ज्यादा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जी। इतना ज्यादा पैसा लगा देंगे, और उसके बाद शादी अगर वो नहीं चली, साल में ही डिवोर्स हो रहे हैं, उसकी जगह पर जो आप इन्वेस्ट वेडिंग में कर रहे हैं, वो अपनी पूरी मैरिज में करें ना, तो बिल्कुल। आपकी लाइफ जो है वो बहुत खूबसूरत बन सकती है। Absolutely. या और मलिका, मैं सोचती हूँ कि किसी भी कपल के बीच में इंटीमेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो उनकी रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकता है, ब्यूटीफुल बना सकता है। एंड इसी के साथ साथ सेक्स एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। जी जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल आई एग्री। जब आप इंटीमेसी की बात करते हैं पूनम जी, तो इंटीमेसी में मैं सोचती हूँ कि बहुत सारी चीजें आ बिल्कुल। जाती हैं जिसका सेक्स ऑटोमेटिकली बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। Yes. हाउएवर, कई बार हम इंटीमेसी को सिर्फ सेक्स सेक्स से से रिलेट करते हैं, बिल्कुल। जबकि इंटीमेसी मुझे लगता है राइट फ्रॉम आप जब उठते हैं, आपका पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहा है, आपको कैसे देखता है, एक छोटी सी क्या good कहता है, morning। कैसे टच करता है, आपके हाथ आपस बिल्कुल। में कैसे टच करते हैं, आप कैसे साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, बिल्कुल। आप कैसे एक दूसरे को खाना सर्व करते हैं। इंटीमेसी कैन बी इन एवरीथिंग दैट यू बिल्कुल। हैव अराउंड। इट्स बिल्कुल। अबाउट योर मोमेंट्स ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन। तो आई फील इंटीमेसी अगर लोगों को अपने बीच में मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सेफ्टी प्रोवाइड कर पाना। कई बार जब मैं देखती हूँ मोस्टली कपल्स के बीच में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो परेशानियां होती हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। बिल्कुल। रिजेंटमेंट बिल्ड होता जाता है, इसी चीज के बारे में कहीं और जाके बात करेंगे, फिर पार्टनर को पता चलेगा, घुमा फिरा के आपस में बातें होंगी एंड द थिंग्स विल ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। सो आई फील यू नीड टू हैव एक अमाउंट ऑफ सेफ्टी आप दोनों के बीच में किसी भी चीज के बारे में बात बिल्कुल। करने के लिए, चाहे वो आपके इन-लॉज हों, फाइनेंसेस हों, जो और दिक्कतें कुछ भी चल रही हों, जो भी अनकंफर्टेबल टॉपिक्स हैं, बिल्कुल। एक सर्टेन सेफ्टी होना चाहिए जहां आप उन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। बिल्कुल। सेकेंडली आई थिंक एक कपल को फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी है, फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के विन्स को साथ में सेलिब्रेट करना, एक दूसरे को चीज़ों पे कॉन्ग्रेचुलेट करना, बिल्ड करना, अपनी प्राइड अपने पार्टनर में दिखाना कि मुझे कितनी खुशी है कि तुमने ये किया या ये तुम कर पाए, बिल्कुल। उनके अचीवमेंट्स में साथ साथ खुश होना। बिल्कुल। बिकॉज जब तक हम अपने पार्टनर को ये नहीं दिखा सकते कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हारे लिए, तो आपस में एक फीलिंग ऑफ कंफर्ट आना, एक लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे को साथ देख पाना बहुत मुश्किल है। सिमिलरली जब आपने सेक्स की बात की, सेक्स अपने आप में एक बहुत बहुत
इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक कपल के रिलेशनशिप का, जिसमें भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पार्टनर के लिए क्या कंफर्टेबल है, क्या अनकंफर्टेबल है, किस तरीके से वो चाहते हैं कि हम अपनी इंटीमेसी को आगे लेके जाएं, क्या एक्सटेंड ठीक है। कई बार मेरे पास कपल्स आते हैं जो किसी ना किसी वजह से सेक्सुअली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, जिसमें हम उन्हें ये बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंटीमेसी का मतलब एकदम आप हम सेक्स की या इंटरकोर्स की बात करें। इंटीमेसी शुरू होती है आप अपने पार्टनर को किस तरीके से पास में लेके बैठते हैं या उनका हाथ पकड़ते हैं, एक फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कंफर्ट जो आपस में प्रेजेंट होना चाहिए। बट साथ ही साथ सेक्स का रोल हम निगेट नहीं कर सकते। जितना फ्रीक्वेंटली दो पार्टनर्स आपस में फिजिकली एंगेज करते हैं वो डेफिनेटली ये डिटर्मिन करता है कि आपस में उनका वो कितना खुश महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ। एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च गोज ऑन टू से कि जितना दो लोगों के बीच में सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी अच्छी है, वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऑफन सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज करते हैं, उतना ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ सेटिस्फाइड फील करते हैं। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी, जैसे आपने बात करी इंटीमेसी की, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सेक्स है वो भी तभी जब सेक्सुअली जो एक कपल है एक दूसरे के साथ में कनेक्ट तभी कर पाता है जब उसके साथ में बाकी चीजें अच्छी होती हैं। इमोशनली अगर वो अच्छे से कनेक्टेड है, अगर जैसे आपने बोला कि एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, एक दूसरे को छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोल रहे हैं, छोटी सी भी गलती हुई सॉरी कह रहे हैं, एक दूसरे के साथ छोटे छोटे मोमेंट्स में हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर अ डिनर, दे आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। उनका अपने स्पेशल मोमेंट्स हैं। जब ये मोमेंट्स होते हैं तो वो फिजिकली एक दूसरे की तरफ ऑब्वियसली अटैचमेंट फील होता है और उतनी उनकी सेक्स लाइफ भी बेटर होती जाती है। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेक्स लाइफ आपकी अगर अच्छी होगी तो बाकी चीजें भी जो है वो ग्रेजुअली अच्छी होती जाएंगी। ये सब कुछ इतना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। बिल्कुल। और बहुत से कपल्स देखे हैं जिनके बीच में ये सेक्स लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स आ रही है। रीजन क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है उनमें तक आ रही है प्रॉब्लम, और इसका मेन रीजन है कि आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। यू नो व्हाट, आधा टाइम आपका मोबाइल ले जाता है, बिल्कुल आधा टाइम आपका नेटफ्लिक्स Amazon ले जाता है, आपके पास इतनी सारी वेब सीरीज है। पूनम जी आजकल तो साथ में चलता है। और पहले क्या था, फोन साथ में एग्जैक्टली और पहले क्या था, हमारे पास मोड ऑफ एंटरटेनमेंट क्या था जी, एक पहले के टाइम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना जी और उसका एक मेन वो रहता था कि हम सेक्सुअली एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं हमेशा। और कुछ था नहीं पहले लोगों के पास। मैं ये नहीं कहती ये चीजें होना बहुत जरूरी है, ऑब्वियसली दुनिया आगे जा रही है, बट हम ये नहीं भूलना चाहिए कि ये किसी भी कपल की लाइफ का एक ये मेजर पार्ट है जिसे हम पीछे नहीं छोड़ सकते, जिसकी बहुत जरूरत है एक कपल को एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड रहने की, एक दूसरे का प्यार बनाए रखने की। और कोई इसकी एज नहीं होती जी, बिल्कुल भी नहीं। और इनफैक्ट जो आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, जब तक हम खुद उस पे एक टैब नहीं लगाएंगे कि डिनर टेबल पे, बेडरूम में कहाँ पे फोन अलाउड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वी विल हैव टू डू दैट इवेंचुअली। नहीं तो आप सोचिए कि टीवी चल रहा है और हम आपस में आप एक दूसरे की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेंगे, बातचीत तो बहुत दूर की बात है। प्रॉब्लम तो ये हो जाती है ना कि कई बार पार्टनर बात कर रहा है और फोन पे है, वो फोन पर है, उठाकर नजर उठाकर भी नहीं देख रहा। बिल्कुल कितनी बार होता है ऐसा। इट क्रिएट्स एन इमेंस फीलिंग ऑफ रिजेक्शन। बिल्कुल हमें पता भी नहीं चलता कब ये छोटी मोमेंट्स घर करते करते आप में इतने डिस्टेंस बना देते हैं, और फिर जब एक पार्टनर कह लीजिए इंटीमेट होना चाहता है, दूसरा वाला कनेक्टेड ही नहीं फील करता, तो ऑब्वियसली वो इंटीमेसी का स्कोप है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये चीजें जो हैं बहुत मैटर करती हैं किसी भी कपल की लाइफ में। डेफिनेटली। यस। सो थैंक यू सो मच मलिका, इट वाज सो लवली टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो मैं अपनी ऑडियंस को यही कहना चाहती हूँ कि जब आपको कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, फीवर है, आप डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन जब भी कोई आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तब आप क्यों भूल जाते हैं कि आपके पास एक डॉक्टर है,
एक थेरेपिस्ट है जिसके पास आप जा सकते हैं, आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, जो कि किसी भी इंसान को एक बेहतर इंसान बना सकती हैं। तो कभी भी किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाना ना भूलें जब भी आपके साथ कोई मेंटल इश्यूज हो। और इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू मलिका की विद यू पूनम जी। आप इतने रिलेटेबल तरीके से आप इन इश्यूज को एड्रेस करते हैं दैट मुझे लगता है दैट ऑल ऑफ अस, आवर फ्रेटर्निटी इज वेरी थैंकफुल कि आप जैसे लोग एक रिलेटेबल लेवल पे इन इश्यूज के बारे में बात करते हैं और इनको इतना इजी कॉम्प्रिहेंसिबल बनाते हैं, हमें यहाँ पे इनवाइट करते हैं ताकि हम इस बारे में अपने ओपिनियंस शेयर कर पाए। बट इट्स बीन अ लवली एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।